वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब कर रहे हैं लास्ट यूनिट जो कि आपकी है यूनिट 7, जिसमें क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं परिवर्तन के संगठीय परिणाम। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए, आपका 1 to 6 सारे ही यूनिट्स हो चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। यूनिट 7 करेंगे हम, जो कि है अर्थव्यवस्था एवं परिवर्तन के संगठीय परिमाप। ठीक है, क्या पढ़ना है बेसिकली इसमें हमको, आपको पढ़ना है बिजनेस के बारे में कि इनका बिजनेस कैसा था। ठीक है, ये मेरे इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन कोई आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। बिजनेस की बात करेंगे कि कैसे किस प्रकार से इनका व्यापार चलता था इस समय पे। 1200 से 1700 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इस टाइम पीरियड में बिजनेस कैसे था इसको समझने के लिए पहले एक बार भारत की एक ये जो मैप है इसको देखिए। जो हमारा मैप है उसमें क्या दिख रहा है आपको, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इधर भी पानी है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है हमारा। तो क्या है, ये जितने भी एरिया आते हैं ना पानी से लगते हुए, जिसे क्या कहा जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्र, उनसे व्यापार करना आसान हो सकता है। क्योंकि देखो, बाहर से कोई भी किसी और देश से यहाँ पे आया व्यापार के, यहाँ उतरेगा। ठीक है, डायरेक्ट अंदर थोड़ी जाएगा, यहीं उतरेंगे। तो ये वाले एरिया जितने भी है, तीनों तरफ से व्यापार करने में बेस्ट थे। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा सामान रख के व्यापार किया जाता था। सामान इधर से उधर बेचा जाता था, क्योंकि अब उस टाइम हेलीकॉप्टर तो थे नहीं कि हवाई जहाज जा रहे हैं उड़ के, वैसे नहीं, पानी के द्वारा व्यापार किया जाता था और ये बेस्ट माना जाता था उस समय पर। अब क्या है, सबसे ज़्यादा स्पीड अगर आप देखी जाए तो हवाई जहाज की जाती है, लेकिन इस समय पर ये जो था जल वाला मार्ग, ये सबसे महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट भी था। समुद्री व्यापार में भारत का व्यापार के समुद्री व्यापार कैसे करता था भारत इस टाइम पर, 8वीं से 15वीं शताब्दी के अंदर संपूर्ण कृषि आधारित व्यवस्था के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप चरिकालीन स्थायी आर्थिक छवि विशेषता आरंभिक मध्यकालीन दौर में संदर्भ में अध्ययन भूकाल एवं ऐतिहासिक शोधकर्ताओं ने श्रेष्ठ रूप से परिवर्तित हुई है। क्या बोल रहे बेसिकली कि उस टाइम पर क्या थी, सबसे ज़्यादा कृषि थी। मतलब ये मान लो तुम 95% लोग कृषक ही थे, सबसे ज़्यादा बहुत हाई लेवल पर कृषि होती थी। क्योंकि औद्योगिक कारखाने वगैरह तो थे ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे सिर्फ कृषि होती थी। कृषि से जो उत्पाद होता था उसे बेचा जाता था। ठीक है, खरीदते भी थे और बेचते भी थे। ये शोधकर्ता प्रदर्शित करते हैं कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय कृषि भिन्न भाग भी था। सक्रिय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, देखो जिसका किसका कितना इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, हम कैसे देखते हैं कि कौन कितना रिच है। जैसे मान लो अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत अमीर है वहाँ पे सारी, इसलिए इस प्रकार से बोले कि उस टाइम पे परंपरागत अर्थव्यवस्था बहुत सक्रिय थी। ठीक है, एक्टिव थी। यद्यपि मेहरबान कृषि भौतिक वातावरण से अपनी जड़ें जमाए रहे, विद्वानों के सतत प्रयास यह भी प्रदर्शित करता है कि 13वीं तक भारतीय ईस्वी तक भारत शहरीकरण, शिल्प, उत्पादन और व्यापार स्पष्ट दृष्टि से होते थे। मतलब ये सारी चीज़ें होती थी, शिल्प वगैरह, व्यापार वगैरह उस टाइम पे थी, 13वीं शताब्दी में भी थे। मोटे तौर पर 1980 के दशक के माध्यम आर्थिक इतिहासकार व्यापारिक गतिविधियों में हिंद महासागर के महत्व को, समुद्री व्यापार के संचय को, भारत को संपर्कों को रेखांकित करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो इतिहासकार होते हैं ना, वो बताते हैं कि उस टाइम पर हिंद महासागर कितना इंपॉर्टेंट था, समुद्री व्यापार उस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये बातें बताई हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चल रहा है, हम इतिहासकार की बातों को पढ़ रहे हैं। उनके शोधकर्ताओं, या शोधकर्ता कौन होते हैं, जो एक तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं करते, सर्वे करने जाते हैं, वो शोधकर्ता ने व्यापक विश्वास वाले इस छलन को सफलतापूर्व निकार दिया है कि अपनी कर्ममंडलीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए भारतीय समुद्र यात्रा में विमुख थे और ब्राह्मणों के मानक विधि ग्रंथों में इस प्रकार की अभिवृत्ति उपलब्ध थी और सर्वोपरि रूप से संभावित केवल पुरोहित वर्ग के लिए ही प्रयोज्य थी। प्रतिशत में हम यूरोपीय अफ्रीका के समुदाय को संविष्ट किए हुए एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था अस्तित्व में प्रगति करते हैं, जिसके आर्थिक प्रयास किसी भी प्रकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय समाज में भौतिक वातावरण निसंदेह कृषि पर आधारित था। कोई संदेह वाली बात नहीं, पूरा अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। भारतीय आबादी बहुसंख्यक कृषि कार्य करती थी, व्यस्त रहती थी। तब भी प्राचीन काल में व्यापार, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था जीवन के मुख्य घटक में थे। ठीक है, मेन बेसिक काम इनका इसका ही था। और व्यापार कैसे करते थे, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, देखो व्यापार तो हो रहा था, ये हमें पता चल गया कि व्यापार हो रहा था, पता है, इतिहासकारों की बुक से पता चल गया। लेकिन इस दौरान व्यापार के ऐतिहासिक स्रोत के क्या बेसिक, मतलब मेन प्रूफ क्या है कि उस वक्त व्यापार हो रहा था। ये तो सिर्फ बता रहे कि कृषि होती थी, ये होती थी, ऐसी होती थी, बट
सबूत क्या है, प्रूफ क्या है। तो अब क्या है, इसके स्रोतों को पढ़ेंगे हम। संस्कृत अभिलेख, संस्कृत के जो अभिलेख है उसमें पता चल रहा है। स्वदेशी साहित्य रचनाओं में लिखा हुआ है, विशाल संख्या में अरबी, फारसी, चीनी ग्रंथ हो गए, इतालवी यात्री हो गए, जो ट्रैवलर्स आते हैं वो बताते हैं कि हमने देखा व्यापार हो रहा था। ये सब वेदांत में भारत के व्यापार के लिए यहूदी व्यापारियों के पत्र मतलब लेटर्स वगैरह हो गए, उनमें पता चल रहा है कि हाँ व्यापार हो रहा था। समुद्री व्यापार के इतिहास हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि इन स्रोतों द्वारा पादप सूचनाओं का पड़ताल जागरूकता से की जानी चाहिए, जो कठिन से यथार्थ अक्सर क्षति राय हुए तथा तिलाप साप्ताहिक आंकड़े उपलब्ध है। मतलब ये कि तुम ये तो इन सारे चीज़ों से, पत्रों वगैरह से, इनकी रचनाओं से हमें पता चल रहा है कि हाँ व्यापार हो रहा था, प्रूफ मिल रहे हैं। लेकिन ये कि आंकड़ों में हुआ है कि किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। मतभेद जो होता है ना, ये बना रहता है हमेशा इतिहास की बातों पर। देखो व्यापार कैसे हो रहा था, कृषि की चीज़ों से व्यापार किन हो रहा था, इस बात का प्रूफ इन सारे पत्रों वगैरह से पता चल गया। इनकी जो बुक्स लिखते थे राइटर्स वगैरह, उनमें पता चल रहा है। लेकिन अब ये कि करते कैसे थे, नौकाएं अभी रचनाएं, मतलब जो ये नाव होती थी उसकी शेप कैसी होती थी, क्या होता था, कैसे ये इनके जो जहाज थे वो कैसे थे, ये सब देखेंगे हम इसमें। ठीक है। हिंद महासागर में नौकाएं, नौकाएं मतलब बोट्स की अभी रचनाएं मानसूनी वायु प्रणाली के सुनिश्चित होती थी। मतलब क्या कि अब देखो वायु प्रणाली है, हवा बहुत तेज आ रही है, तो तुम्हें नाव कैसी चाहिए जो इस हवा को काटती हुई आगे बढ़े, इस प्रकार की शेप में, आगे से जिसकी चोंच निकली हुई हो कि हवा को काटती हुई आगे बढ़ती जाए ये नाव और डूबे ना। तो ये मानसून प्रणाली के हिसाब से बनाते थे, बहुत सोच समझ के बनाते थे इसे। हमेशा जितने भी आप शिप्स देख लो, कोई भी शिप हो ना हो, आगे से तो उसकी चोंच निकली हुई होती ही है ताकि वो हवा को काट सके, आगे से एकदम तीखी होती है वो, है ना। क्षेत्र में पोत परिवहन महात्य दक्षिण पश्चिमी मानसूनी और उत्तरी मानसूनी मानसून के हिसाब से होती थी। वायु प्रणालियों को नियंत्रण परिवर्तन द्वारा निश्चित किया जाता था मानसून के हिसाब से, कि अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला मानसून है तो ये वाली बोट्स, नॉर्मल है तो दूसरी बोट, इस हिसाब से ये नौकाएं रेडी की जाती थी। पूर्वी हिंद महासागर में अग्रणी बंदरगाह। अब देखो हिंद महासागर से जुड़े हुए जो बंदरगाह थे उनकी बात करेंगे। हिंद महासागर के पूर्व पश्चिम दोनों क्षेत्रों में अनेक बंदरगाह थे। बंदरगाह क्या होता है बेटा, जैसे समुद्र है इस तरफ, जो समुद्र तट से लगती हुई सीमाएं होती है ना, यहाँ बंदरगाह बना देते हैं ताकि क्या होगा, समुद्र से आने वाले व्यापारी जितने भी होंगे, जितने भी शिप्स होंगे, जितना भी माल होगा वो यहाँ आके रुकेगा। बंदरगाह बने हुए थे। ठीक है। इन बंदरगाहों की विशाल संख्या अपने उद्भव व समृद्धि के लिए हिंद महासागर में समुद्र व्यापार की ऋणी थी। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में समुद्री व्यापार हो रहा था, बंदरगाह बहुत सारे थे। यह स्वीकृति 8वीं शताब्दी के आगे का दृश्य है। ठीक है। सिंधु घाटी है जो, फिर गुजरात का पढ़ेंगे। सिंधु, गुजरात भी समुद्री तट से लग रहा है ना, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। सिंधु में क्या है, सिंधु के मुहारे से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह दायाबुल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम लिख लो बेटा, जो असंदेह रूप से नए परिदृश्य में समृद्ध हुआ। ठीक है, बहुत फेमस हुआ। यह एक तरफ मुल्तान और मंसूर तट से तथा दूसरी ओर मटका तट से भी समृद्ध प्रकृति होता था, मतलब इनसे व्यापार होते थे इनके। गुजरात का पढ़ेंगे। गुजरात का क्या है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान गुजरात तट पर एक नया बंदरगाह जिसका नाम यह है प्रमुखता का पर्याय हुआ, मतलब इन्होंने बनाया। स्तंभ तीर्थ, स्तंभक, ये इस नाम के बंदरगाह बनाए गए। यह प्रसिद्ध बंदरगाह थे जिसमें आज कैम्बे या खंबा को खाड़ी कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, कैम्बा या स्तंभा की खाड़ी। अरब वर्णन में कनबेया या कम्बेया, ठीक है, के रूप में मौजूद है। अरब में इसके वर्ण, इसको ऐसे बोला जाता है। वीके जैन के अनुसार, वीके जैन कौन एक व्यक्ति है, उसके अनुसार गुजरात की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में चालुका उदय में स्थलीकृत पथों पर बड़ी संख्या में द्वारा विस्तृत आंतरिक क्षेत्र में तटीय क्षेत्रों में एकीकरण का मार्ग प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है। गुजरात के बंदरगाहों का समृद्धि में महान योगदान है। जो देखो, अब जितना ज्यादा व्यापार होगा उतने आप अमीर होगे, जितना आपका बिजनेस चलेगा उतने आप अमीर होगे, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। आरंभिक मध्यकाल में गुजरात ने जबरदस्त कृषि का विकास किया, बहुत हाई लेवल पे कृषि को ये ले गए। पश्चिमी भारत में विशेष गुजरात, राजस्थान, मालवा, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आधुनिक रूप से कृषि की गई। निर्यात व्यापार प्रमुख वस्तुओं का केंद्र, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या वस्तुएं बेची जा रही थी। इस काल में दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन निरंतर व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों में अपेक्षाकृत महान में बढ़ोतरी कमी के रूप में प्रकट हुआ। गुजरात यद्यपि अपने अभी भी रेशम बेच रहा था, उत्पादन में एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, किंतु पूर्वी तट पर बंगाल की तुलना में गुजरात का महान निश्चय रूप से काम
हो गया था, ठीक है। 1630 के दक्षिण की स्थिति में राजनीति करने हुए फारसी के बाजार में हास होने की सिचुएशन आ गई। उत्तरदायी थे यह तथा 18वीं शताब्दी के विश्व में स्पष्ट हो जाता है। वस्त्र व्यापार, कपड़े बिकते थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पश्चात व्यापार का दूसरा महत्वपूर्ण था रंगाई का काम। रंगाई मतलब पेंट, डाई करते हैं ना, कपड़ों को कलर करते हैं, वो वाला काम। कृषि, खाने से रिलेटेड सारी चीज़ें कृषि में चली जाएंगी, ठीक है। तथा शक्कर, रंगाई सबसे पहले महत्वपूर्ण नील की खेती वाला होता है ना, नील का टॉपिक वो वाला, जिसमें उत्तरदायी केंद्र आगरा से बनाए, गुजरात से सरखेज तथा उत्तरी दक्षिण वाले इस वाले एरिया के नाम बता रहे हैं। जबकि लाल रंग केवल कोरोमंडल के कुछ ही क्षेत्रों में तैयार होता था। लाल रंग यहाँ पे स्टार्ट होता था। कपड़े, वस्त्र वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। चलिए चैप्टर बस इतना ही था, इसमें कुछ भी खास है भी नहीं ऐसा। बस अगर ये व्यापार वाला क्वेश्चन आ जाए कि इस समय पर व्यापार कैसा था, तो आपको ये बताना कि व्यापार समुद्री तटों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। सामान सारा बिकता था, कृषि बहुत उन्नत थी, रंगाई वगैरह करते थे, डाई कर रहे हैं कपड़ों को, ठीक है, वस्त्र बिक रहे हैं, सब्जियां खाने वाने की हर चीज़ इंक्लूड होगी, ठीक है इसमें। और क्या कि नावें कैसे होती थी, नावों का वो शेप कैसी होती थी, और मानसून के आधार पर नावों को तैयार किया जाता था, फिर उन नावों से व्यापार किया जाता है। और भारत समृद्ध इसलिए था क्योंकि तीनों तरफ तो पानी है, तो व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अधिक संख्या में बंदरगाह हैं थे बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पूरा का पूरा मैंने आपका सिलेबस करा दिया है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। अभी आपके पेपर में काफ़ी टाइम है, अच्छे से पढ़िए। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हो गए, वो सब मैंने उसमें डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अब ये लास्ट वीडियो थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अब अच्छा जब पेपर जाएगा ना तो वापस लौट के आना और अच्छे कमेंट करके जाना, ठीक है। चलिए बाय। अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में। और आपके बाकी के भी सब्जेक्ट मैंने करा दिए हैं बहुत सारे। सेक का आपका जो सब्जेक्ट लगा हुआ है लेजिस्लेटिव सपोर्ट, वो मैंने पूरा करा दिया, उसको जरूर देखना जिन बच्चों ने लिया हुआ है। बाकी को और भी मैं सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, 6 सेमेस्टर तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए मैं आपके। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।